वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। दोस्तों, आज की क्लास में आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए आज की क्लास की सेकंड टेस्ट सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं। तो जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, आईटीआई वाले स्टूडेंट, उनके लिए ये सेकंड टेस्ट सीरीज़ है। सेकंड टेस्ट सीरीज़ जो अभी अगस्त में एग्ज़ाम होने वाली है। अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए ये सेकंड टेस्ट सीरीज़ है और यहाँ से हम डीसी जनरेटर के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो हम पर्टिकुलर एक एक यूनिट को कवर करेंगे दोस्तों। जो सेकेंड ईयर में जितने भी यूनिट्स हैं, सभी यूनिट के एक एक यूनिट्स को हम कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेकेंड ईयर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। ये जो हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, ये सेकेंड ईयर की है दोस्तों। और सेकेंड ईयर में ये इलेक्ट्रिशियन वालों की है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर का नाम क्या है। क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। बट दोस्तों, इसके पहले का जो क्वेश्चन था कि जो हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करेंट लॉस, क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ थी और उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था 21, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, उस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन था कि हिस्टेरिसिस जो है और ईडी करंट लॉस किसके कारण होता है। तो ये आर्मेचर में हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस होता है दोस्तों। तो हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, तो ये भंवरधारा हानि जो है और हिस्टेरिसिस लॉस जो है दोस्तों, इन दोनों में देखेंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस को और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो आर्मेचर की जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड होती है, तो इसको लेमिनेटेड करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोर को लेमिनेशन करना या लेमिनेटेड करना। तो लेमिनेटेड कर देंगे तो ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। और सिलिकॉन स्टील की यदि हम बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की यदि हम बनाते हैं दोस्तों, तो ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर देगा। तो यहाँ पर दोनों को कैसे याद रखेंगे आप। हिस्टेरिसिस में हिस्टेरिसिस में आप देखेंगे तो डबल एस आता है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे हिस्टेरिसिस। और हिस्टेरिसिस जो है ये सिलिकॉन में भी देखेंगे आप तो डबल आई आता है दोस्तों। सिलिकॉन में डबल आई है, हिस्टेरिसिस में डबल आई है। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन का बनाना पड़ेगा। और ईडी करंट लॉस को कम करना है तो लेमिनेटेड करना पड़ेगा कोर को। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। तो शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और यौगिक जनरेटर एवं स्वयं उत्तेजित जनरेटर, इसमें 4 जनरेटर के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर इसमें फील्ड जो है वो आर्मेचर के समांतर में कनेक्ट करना है। जब फील्ड को आर्मेचर के समांतर में कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, तब ऐसा क्या होता है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर हम डायग्राम से समझते हैं इसे। क्योंकि यदि फील्ड को आर्मेचर के समांतर में हम रखेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये है आर्मेचर और आर्मेचर के ही पैरेलल में यदि हमने यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग को रख दिया। क्लियर है दोस्तों, ये सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो आर्मेचर के समांतर में यदि हमने फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया तो ये कौन सा जनरेटर हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा, समांतर में जुड़ा है इसलिए जो जनरेटर का नाम होगा वो शंट जनरेटर होगा, क्योंकि हमने फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर में जोड़ दिया है। इसीलिए इस जनरेटर का नाम हो जाएगा डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य होता है। तो आपने देखा होगा इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जो फील्ड पोल होता है, फील्ड पोल, और इसी फील्ड पोल में पोल कोर और पोल शू दोनों होते हैं।
तो यही जो फील्ड पोल है दोस्तों, फील्ड पोल में पोर कोल और पोल शू दोनों होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, एयर गैप को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है क्षेत्र की ताकत बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी दिया है चुंबकीय हानियों को कम करने के लिए। और ऑप्शन डी दिया है एयर गैप के समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखने के लिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि डीसी जनरेटर में यदि पोल शू को लगाने के पीछे पर्पस क्या होता है, तो पोल शू को लगाने के पीछे पर्पस ये होता है कि एयर गैप जो है वो समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। यदि फ्लक्स समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो जो आपका डीसी जनरेटर में जो टर्मिनल में वोल्टेज है, ये वोल्टेज कम आपको प्राप्त होगा। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स को पर्टिकुलर किसी पाथ में समान रूप से फ्लक्चुएट करने के लिए यहाँ पर हम पोल शू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। स्प्लिट रिंग के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग। तो यहाँ पर पूछा गया है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर निरंतर वोल्टेज बनाए रखें। ऑप्शन ए दिया है क्या समान जो है वोल्टेज बनाए रखने के लिए स्प्लिट रिंग का यूज़ किया जाता है। या ऑप्शन बी है धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। ऑप्शन सी दिया है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। और ऑप्शन डी दिया है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग जो है स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग में अंतर होता है दोस्तों। स्लिप रिंग ये आपको मिलेगा 3 फेस इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है। और स्प्लिट जो रिंग है, स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग डीसी जनरेटर में होता है। तो डीसी जनरेटर में जो छोटा डीसी जनरेटर होता है, स्मॉल साइज का जो डीसी जनरेटर होता है, उसमें हम स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, स्प्लिट रिंग का मेन कार्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टील और ग्रेफाइट। ऑप्शन बी है कार्बन और ग्रेफाइट। ऑप्शन सी है ढलवा लोहा और ग्रेफाइट। और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। क्योंकि जनरेटर में जो है ब्रश बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हम यूज़ जो करते हैं वो किसका करते हैं, तो कार्बन तो पर्पस इसका यूज़ करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा ये बी होगा, क्योंकि कार्बन और ग्रेफाइट का ही यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा जनरेटर का ब्रश बनाने के लिए। तो जनरेटर का यदि ब्रश को बनाना है, कार्बन ब्रश को बनाना है, तो हम यहाँ पर कार्बन और ग्रेफाइट का ही यूज़ किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व जो है होने के पीछे रीज़न होता है कि उसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जा सके। इट मीन्स उसको स्टार्टिंग में उसमें मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए हम अवशिष्ट चुंबकत्व की जो फील्ड पोल है उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन देखेंगे तो भार में भारी शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन बी लोड के समानांतर लगातार चल रहा है। ऑप्शन बी है बिना लोड के लगातार चल रहा है। ऑप्शन सी है बिना रुके लगातार चलना। ऑप्शन डी है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो थर्ड, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन सही होगा डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसीलिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अपना खो देता है। यदि रोटेशन का डायरेक्शन बार बार यदि चेंज हो जाएगा तो यह अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जनरेटर में यॉक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है।
एक जनरेटर में यॉक और पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? 4 ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। क्षेत्र कुंडली, ऑप्शन बी दिया है आर्मेचर कोर, ऑप्शन सी दिया है पटली पोल कोर, और ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। तो 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि जनरेटर का जो यॉक होता है और पोल के माध्यम से जो मैग्नेटिक सर्किट है वो कैसे पूरा होता है, किसके माध्यम से पूरा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 का ऑप्शन बी। ये होता है आर्मेचर कोर के माध्यम से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए कैसे होता है? यहाँ पर जनरेटर में यॉक और पोल के मध्य जो मैग्नेटिक सर्किट पूरा होता है वो आर्मेचर कोर के कारण होता है, क्योंकि यह सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है दोस्तों। और ये सिलिकॉन स्टील का बना होने के कारण यह लेमिनेटेड भी होता है। तो लेमिनेटेड होने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? ईडी करंट लॉस को कम कर देगा। ये लेमिनेटेड है तो ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। और ये सिलिकॉन स्टील का बना है तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर देगा दोस्तों। इसीलिए इसमें इसका जो आर्मेचर कोर है इसमें से लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड होता है कोर के ऊपर से, और यह मैग्नेटिक सर्किट को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? चलिए अब यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर में यदि लोड को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। क्या आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी टर्मिनल वोल्टेज कम होता है? यदि होता है तो ऐसा क्यों? इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण। ऑप्शन सी दिया है ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, या ऑप्शन डी दिया है शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हम कि डीसी शंट जनरेटर में लोड के बढ़ने पर आरएल लोड जो है ये इंक्रीज होने पर टर्मिनल जो वोल्टेज है वीटी ये कम हो जाता है। तो लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। तो यह किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें लोड के बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है तो ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन वह क्रिया है जिसमें मेन पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेन पोल का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर पोल के मैग्नेटिक फील्ड पर जो इफेक्ट पैदा करता है उसे ही आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है दोस्तों। तो आर्मेचर रिएक्शन में यहाँ पर आपको मिलेगा एक तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और दूसरा मिलेगा आपको डीमैग्नेटाइजिंग। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण ही आर्मेचर डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का हम यूज़ करेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी दिया है श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी है विभेदक यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी है संचय यौगिक जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि लॉन्ग डिस्टेंस के जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसके लिए डीसी जनरेटर किस डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों हम यहाँ पर जो डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं तो 33 का ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये होता है संचय यौगिक जनरेटर। क्या होता है दोस्तों? संचय यौगिक जनरेटर। क्लियर है? संचय यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है ब्रश को बार बार बदलना, ऑप्शन बी दिया है समय समय पर मशीनों को गर्म करना,
ऑप्शन सी दिया है नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, और ऑप्शन डी दिया है रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना। क्योंकि इंसुलेशन को यदि बेहतर बनाना है तो आपको उसे हीट देना पड़ेगा। हीट देंगे तभी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसुलेशन बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो ऑप्शन इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यदि ख़त्म हो जाए तब हम किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी दिया है श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी दिया है यौगिक जनरेटर, और ऑप्शन डी दिया है अलग से उत्तेजित जनरेटर। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसमें 35 में अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव को कम किस प्रकार डीसी जनरेटर कम किया जाता है? तो 35 का यहाँ पर देखेंगे शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर। अब इनमें से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यदि ख़त्म हो जाए तो किस प्रकार डीसी जनरेटर काम करेगा? क्योंकि उसमें वोल्टेज तो बिल्डअप होगा नहीं दोस्तों। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये अलग से उत्तेजित करने के लिए इसे सेपरेट हम क्या बना देंगे, इसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए हमें जिस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज़ करेंगे वो किस प्रकार का डीसी जनरेटर होगा? क्योंकि वेल्डिंग जो मशीन होती है, वेल्डिंग मशीन भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही है, और इस ट्रांसफार्मर में ये जो वेल्डिंग मशीन होती है ये किस प्रकार का एक जनरेटर है जिसमें इसका उपयोग करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी दिया श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी दिया विभेदक यौगिक जनरेटर, और ऑप्शन डी दिया संचयी यौगिक जनरेटर। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 का ऑप्शन सी, विभेदक यौगिक जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, जिसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है दोस्तों, इस आर्क वेल्डिंग के लिए इस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग इट मीन्स वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कम धारा कम वोल्टेज, उच्च धारा कम वोल्टेज, ऑप्शन सी दिया है कम धारा उच्च वोल्टेज, और ऑप्शन डी दिया है उच्च धारा उच्च वोल्टेज। 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कम धारा उच्च वोल्टेज। क्योंकि डीसी जनरेटर में जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग जो होती है दोस्तों, इसका मेन पर्पस ये होता है कि इसमें आपको हाई वोल्टेज मिलेगा और करंट कम मिलेगा। यदि हाई करंट चाहिए तो वेव वाइंडिंग करना पड़ेगा। और लेप वाइंडिंग में दोस्तों, लेप वाइंडिंग की खासियत ये होती है कि लेप वाइंडिंग में आपको करंट अधिक मिलेगा और वोल्टेज कम मिलेगा दोस्तों। लेप वाइंडिंग में करंट अधिक, वोल्टेज कम मिलेगा। तो ये इस टाइप से इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं दोस्तों। अधिक वोल्टेज चाहिए तो आपको वेव वाइंडिंग करना पड़ेगा जनरेटर में, और लो वोल्टेज चाहिए तो आपको वेव वाइंडिंग करना पड़ेगा। और लेप वाइंडिंग यदि करंट अधिक चाहिए तो आप लेप वाइंडिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि कम्यूटेटर का जो कनेक्शन होता है उसमें जो रेजिस्टेंस वायर यूज़ करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ये डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए ऑप्शन इसमें दिया है, सी दिया है, ये ए के लिए हो जाएगा स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन डी दिया है धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो कम्यूटेटर संयोजन जो होता है रेजिस्टेंस के साथ, तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि धारा की दिशा आसानी से बदलने के लिए हम कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो कम्यूटेटर का यूज़ क्या करते हैं? यह एसी को डीसी में चेंज करता है।
तो धारा की दिशा यदि बदलना है तो आपको कम्यूटेटर यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये AC को DC में चेंज कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, DC जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो DC जनरेटर में हम जो पोल शू है वो ठोस पोल शू क्यों यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी दिया अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, और ऑप्शन डी दिया है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। हमें DC जनरेटर के जो उसमें लगे हुए थे पोल शू, उसका उपयोग क्यों करते हैं ये पूछा गया है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें मैग्नेटिक पाथ को रिलक्टेंस जो है, मैग्नेटिक पाथ में जो रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस क्या है? तो रिलक्टेंस जैसा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है? बाधा उत्पन्न काम करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वैसा ही रिलक्टेंस जो होता है दोस्तों, ये भी बाधा उत्पन्न करने का काम करता है मैग्नेटिक सर्किट में। क्लियर दोस्तों? मैग्नेटिक सर्किट में। तो ये रिलक्टेंस को कम करने के लिए, हम मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए पोल शू का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? बड़ी क्षमता के DC जनरेटर याक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बड़ी क्षमता का यदि DC जनरेटर हम बनाना है तो उसकी बॉडी किसका बनाएंगे हम? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, ढलवा लोहा, ऑप्शन बी दिया है नर्म लोहा, ऑप्शन सी दिया है एल्युमिनियम, और ऑप्शन डी दिया है रोल्ड स्टील। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी कैपेसिटी वाला यदि DC जनरेटर हमें बनाना है तो उसकी बॉडी को हम क्या बनाएंगे? इसमें रोल्ड स्टील का बनाएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, रोल्ड स्टील का देंगे, क्योंकि जो स्टील का बनाते हैं तो ये क्या करता है? लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है दोस्तों, इसीलिए रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? अब ये जो स्प्लिट रिंग है इसका काम क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है लगातार आउटपुट की आपूर्ति, ऑप्शन बी एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ऑप्शन सी विपरीत दिशा में आउटपुट बनाता है, ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या आंसर है? ऑप्शन बी, क्योंकि एक दिशा में आउटपुट को बनाने का काम जो होता है ये स्प्लिट रिंग का होता है, स्प्लिट रिंग का दोस्तों। तो ये स्प्लिट रिंग जो है ये DC में ही उपयोग करते हैं, DC जनरेटर में। और DC और AC यदि मशीन है कोई तो इसमें स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है, स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, DC जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? 4 ऑप्शन दिया है पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन डी दिया है दोलनशील वोल्टेज, ऑप्शन सी दिया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, एंड ऑप्शन डी दिया है प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो यहाँ क्वेश्चन को पहले समझेंगे हम, DC जनरेटर में किस प्रकार का गतिशील वोल्टेज जो है, गतिशील जो वोल्टेज है वो प्रेरित होता है। तो DC जनरेटर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AC नेचर का वोल्टेज उत्पन्न होता है DC जनरेटर में। क्लियर दोस्तों? जो EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो AC नेचर का ही होता है। लेकिन इसके बाद हम जब कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर का, तो कम्यूटेटर से ये क्या हो जाता है? ये AC DC में चेंज हो जाता है दोस्तों। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन डायग्राम वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है। इसमें जो X के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको, इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में हमें जानना है। तो ये स्लॉट डायग्राम देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिया है इसमें, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है वायु परिसंचरण बनाने के लिए, और ऑप्शन दिया है स्नेहन उद्देश्य के लिए, और ऑप्शन डी है शाफ्ट में आसानी से हटाने के लिए। तो शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए इसका सही होगा।
कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, क्योंकि ये होती है लॉकिंग की, इसे कहते हैं लॉकिंग की या की लॉकिंग कहा जाता है। इसे लॉक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लॉकिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? तो फील्ड कॉइल कहें आप या फील्ड वाइंडिंग कहें आप, बात एक ही है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो फील्ड कॉइल का जो उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए दिया है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी भी है मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, और ऑप्शन डी दिया है चुंबकीय पाथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि फील्ड कॉइल का उद्देश्य यही है कि जो कॉइल के इसमें फ्लक्स का निर्माण करना और पोल को मैग्नेटाइज करना, इसका यही काम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों में के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पोल कोर, अब ये बड़े साइज के जो जनरेटर होते हैं उसके लिए पोल कोर किस हम मेटल का बनाएंगे? तो ऑप्शन ए दिया है नर्म लोहा, ऑप्शन बी दिया ढलवा लोहा, ऑप्शन सी दिया ढलवा इस्पात, ऑप्शन डी दिया स्टेनलेस स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्योंकि बड़े जनरेटर का जो पोल कोर बना जाता है वो ढलवा लोहा का बना जाता है, जिसे कास्ट स्टील कहा जाता है दोस्तों, कास्ट स्टील कहा जाता है और कास्ट स्टील का ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है घर्षण हानि को कम करे, ऑप्शन बी दिया है विंडेज लॉस को कम करे, ऑप्शन सी दिया है हिस्टैरिसीस हानि को कम करे, और ऑप्शन डी दिया भंवर हानि को कम करे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, और चारों ऑप्शन में ये बहुत सटीक इसके चारों ऑप्शन हैं, बहुत करीब के आंसर हैं, और ये इसका जो सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पोल कोर की बात की गई है, और पोल कोर को जो स्टाम्पिंग की जाती है डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, तो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का डी। लेमिनेटेड करने के पीछे क्या होता है? ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके, ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके, क्योंकि लेमिनेटेड करने के पीछे रीज़न यही होता है कि ईडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है ये डीसी सप्लाई से ही होता है। जो प्लेटिंग होती है ये डीसी सप्लाई दिया जाता है इसमें, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल के आता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए दिया है डीसी शंट जनरेटर, ऑप्शन बी दिया है डीसी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, जिसे विभेदी यौगिक जनरेटर भी कहा जाता है, और ऑप्शन डी दिया है संचयी यौगिक जनरेटर अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी इसे कहा जाता है। तो 47 का सही आंसर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रक्रिया होती है इसमें जो जनरेटर का यूज़ किया जाता है वो शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है?
क्योंकि कंपनसेटिंग वाइंडिंग आप देखेंगे तो पोल के साइड में ऊपर ऊपर वाले भाग में प्लेस्ड किया जाता है। तो यही कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग है इसका क्या उद्देश्य है डीसी जनरेटर में। 4 ऑप्शन दिया है, कठोर कम्यूटेशन जो है उसको कम करने के लिए। ऑप्शन बी दिया है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। ऑप्शन सी दिया है विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। और ऑप्शन डी दिया है क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण आर्मेचर रिएक्शन के कारण 2 इफेक्ट होते हैं। पहला क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट होता है, इस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को बेअसर करने के लिए, मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। इसे सहायक वाइंडिंग भी कहा जाता है, इसे सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं, इसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहा जाता है। तो इसके 2-3 नेम है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान यदि अधिक है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस के मान से अधिक है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है। ऑप्शन बी दिया है आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है। ऑप्शन डी दिया है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। या ऑप्शन डी दिया है जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान यदि CR का मान अधिक हो जाए, शंट फील्ड रेजिस्टेंस से अधिक हो जाए क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान, तो निश्चित रूप से दोस्तों जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। मतलब जनरेटर आपको वोल्टेज बनाकर नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वोल्टेज जनरेट नहीं होगा और आपका जनरेटर काम ही नहीं करेगा दोस्तों। आउटपुट के रूप में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का अभाव क्या है। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या अभाव होगा दोस्तों। आर्मेचर रिएक्शन का मेन कारण क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है। ऑप्शन बी दिया है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। या ऑप्शन डी दिया आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो जाता है। और ऑप्शन डी दिया आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। दोस्तों आप अपने कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके इसका आंसर दें, कमेंट करके इसका आंसर लिख कर दें दोस्तों। तो ये थे आज की जो टेस्ट सीरीज़, जो सेकंड टेस्ट सीरीज़ थी। और सेकंड टेस्ट सीरीज़ से यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है डीसी जनरेटर के आते हैं। ऐसे इसकी थर्ड टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्राप्त होगी दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।